डिपेंड करता है कि जो आपको कोई ये मेरे बारे में चीजें बताता है, कोई जानबूझ कर बता रहा है क्योंकि मैं आपको ये जो चीजें बताता हूँ जो कि ये चाहता है कि मैं आपको ये चीजें ना बताऊं। तो आप इन सब बातों को छोड़े, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको ये जो भी कुछ बताया है आप इसको कैसे यूज में ला सकते हैं। इसका मैं सारा प्रैक्टिकल आपको आने वाली वीडियो में दूंगा। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस नॉलेज को मिस ना किया करें, समझा करें। जो चीज समझ नहीं लगती उसको फिर से देखा करें। और जो आप नई नई कोई चीज देखते हैं, सुनने में आता है, कोई भी अटैक है या कोई भी चीज है, तो उसके बारे में आप सर्च किया करें, तब ही आप आगे जाकर चीजों को कर पाएंगे, हैक कर पाएंगे। फ्रेंड, मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मेलवेयर को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप टारगेट की इंफॉर्मेशन को गैदरिंग कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, फिर उसको ऐड कर सकते हैं ताकि आप मेलवेयर क्रिएट कर सके। ये सारा प्रोसीजर आपको आने वाली वीडियो में मिलेगा, तो आपने कुछ भी मिस नहीं करना। अगर कोई कंपनी आपको हायर करे एथिकल हैकिंग के लिए, या फिर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई कंपनी मुझे हायर करती है एथिकल हैकिंग के लिए, तो मैं कौन सी टेक्निक्स वगैरह यूज करूंगा। तो मैं टेक्निक यूज करूंगा सबली द बेस्ट बेकर को रीसेट करके दे दूंगा उनको। और अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस हैकर ने इस कंपनी के ऊपर अटैक किया या इस कंपनी को हैक किया, उनके लिए भी मेरे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से मैं ये सब कुछ पता लगा सकता हूँ। तो वो सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको दूंगा। तो इस सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा कि किस कंपनी को किस हैकर ने हैक किया है और इसकी कौन सी वो वीक इंफॉर्मेशन थी जिससे हैकर ने इस कंपनी को इजीली हैक कर लिया। फ्रेंड, मतलब कि इस कंपनी की जो सिक्योरिटियां है थी, कौन सी वीकनेस थी जिसकी वजह से हैकर ने इस कंपनी को हैक कर लिया। तो फ्रेंड, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो मैं आपको बस ये नॉलेज देना चाहता हूँ कि आपके पास ये अगर नॉलेज होगा तभी आप उन चीजों को समझ पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ ही बता दूं तो आपको कुछ भी समझ नहीं लगेगा। तो आपने ज्यादा से ज्यादा ये किया करें, आप नॉलेज को हासिल किया करें। बहुत से लोग ये है करते हैं कि बहुत से लोग तो ये करते हैं कि उन्होंने हैकिंग सीखनी है तो बस व्हाट्सएप हैक करना सीखना या फेसबुक हैक करनी सीखनी है या फिर किसी का अकाउंट हैक करना सीखना है। तो इस तरह से कोई भी हैकर नहीं बन सकता और ना ही हैकिंग सीख सकता है। ये यूट्यूब पे फिशिंग प्रूफ अटैक देखकर ना इनका दिमाग ना खराब हो गया हुआ है। बस वो ये सोचते हैं कि या प्रूफ अटैक से या फिशिंग अटैक से ही चीजें हैक की जाती है, तो वो ये गलत सोचते हैं। जब तक आप कंप्लीट हैकिंग को नहीं समझेंगे, नहीं इसके बारे में पता करेंगे और ना ही इस पे रिसर्च करेंगे और ना ही इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी बात हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिस्टम हैकिंग के बारे में। हर कोई है जो सिस्टम हैकिंग करना जानना चाहता है, सीखना चाहता है कि सिस्टम को कैसे हैक किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम किस तरह से हैक किया जाता है। मैं सिस्टम हैकिंग की नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। इसका नॉलेज बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको सिस्टम हैकिंग का नॉलेज के बारे में अब बात करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि सिस्टम को कैसे हैक किया जाता है, किस तरीके से हैक किया जाता है। अगर हम सिंपल मीनिंग में बात करें तो सिस्टम को इस तरीके से हैक किया जाता है कि उसका पासवर्ड स्टील करके उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो फ्रेंड, हम बात करते हैं कि पासवर्ड को किस तरह से, किस तरीके से स्टील किया जाता है। फ्रेंड, हैकर्स के पास बहुत से ट्रिक्स होती है जिससे वो सिस्टम को हैक करते हैं। कुछ पुरानी टेक्निक्स होती हैं, कुछ नई टेक्निक्स होती हैं, कुछ पावरफुल टेक्निक्स होती है जिससे वो सिस्टम को हैक करते हैं। फिर हैकर ट्रिक्स अप्लाई करते हैं सिस्टम को हैक करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को हैक करने के लिए। जिसकी सिक्योरिटी वीक होगी वो जल्दी हैक हो जाएगी, जिसकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होगी उस पर ज्यादा टाइम लगेगा। वो कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है जो जिसकी सिक्योरिटियां स्ट्रॉन्ग हो। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हुआ हूँ। तो दोस्तों, हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रैक्टिस करने के लिए यूज होती है। इससे आप हैकिंग कर सकते हैं लेकिन पेनिट्रेशन करके। फ्रेंड, इस पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हैकर अटैक करता है एक कंप्यूटर सिस्टम पर, नेटवर्क पर या फिर एप्लीकेशन पर। फिर वो वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके एक्सप्लॉइट कर देता है। फ्रेंड, मैं आपको एक मिसाल भी दे देता हूँ। जैसा कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अपनी मर्जी से अपनी सिक्योरिटी को हैक करवाते हैं ताकि उनको पता
चल सके कि इसके अंदर कौन सी वीकनेस है जिससे हमारी सिक्योरिटी हैक हो गई है, जिससे हमें खतरा हो सकता है कि जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जैम हो जाए, हैंग हो जाए, या फिर बहुत कुछ वो कर सकता है, या फिर कोई खास कंपनी की इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। कंपनीज अलग अलग किस्म के हैकर को हायर करके अपनी कंपनी के लिए उनको सिलेक्ट करती है। जब कंपनी को हैकर की जरूरत पड़े तो वो हायर करने के लिए हैकर को सर्च करती है, ढूंढती है। जब उनको हैकर मिल जाता है तब हैकर उनके सामने ज्यादा एफिशिएंसी शो करता है ज्यादा अमाउंट के लिए, ताकि उनको दिखा सके कि मैं बहुत बड़ा हैकर हूँ, तो मैं आपसे से ज्यादा अमाउंट लूंगा इस काम के लिए। फिर हैकर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके सामने एफिशिएंसी शो करते हैं। तो जो कंपनी वाले होते हैं वो भी बहुत सियाने होते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि आप हमारी कंपनी के सिक्योरिटी को हैक करके दिखाएं। कंपनी वाले फिर हैकर को रिटर्न फॉर्म में एक लेटर दे देते हैं, जिससे ये होगा कि अगर कोई साइबर सिक्योरिटी वाले उनको पकड़ ले हैकर को कि आपने इस कंपनी को क्यों हैक किया, तो वो ये दिखा सकता है कि हमने इनकी परमिशन लेकर इस कंपनी को हैक किया है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो वो रिटर्न फॉर्म को दिखा सकता है, प्रूफ दिखा सकता कि हमने परमिशन लेकर ही इस चीज को हैक किया है। अगर आप रिटर्न परमिशन नहीं लेंगे तब आप पर जुर्माना हो सकता है, जेल भी हो सकती है। तो अगर आप किसी भी चीज को हैक करना चाहते हैं तो आप उनसे परमिशन लें। परमिशन लेने के साथ साथ रिटर्न परमिशन भी लें, ताकि आपके पास कोई प्रूफ हो, उनको दिखा सके कि हमने रिटर्न परमिशन लेकर ही इनको हैक किया है। तो फिर वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से। तो मैं उस सॉफ्टवेयर का नाम भी बता देता हूँ जिससे वो पेनिट्रेशन करते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है साइजविन। इसका इस्तेमाल करके पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है, और बहुत से भी हैं जो जिससे पेनिट्रेशन की जाती है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, साइजविन से आप किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं आप उसको सबसे पहले रिटर्न परमिशन ले लें, और इसको चलाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, नेटवर्किंग भी आनी चाहिए, देन फिर ही आप किसी भी चीज को हैक कर पाएंगे। और जो नेटवर्किंग की बात की जा रही है इस पे, तो नेटवर्किंग भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस डिवाइसों की जरूरत पड़ेगी और इस पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, और वो कौन कौन से स्क्रिप्ट होते हैं जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल कर पाएं। पर बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मदद भी करते हैं, जिसकी वजह से हम शॉर्ट टाइम में भी सिस्टम को हैक कर पाए। फ्रेंड, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सिस्टम को भी हैक किया जाता है। इसमें मैंने बेसिक चीजें बताई, जस्ट बेसिक चीजें, आपको मैंने कंप्लीट नहीं बताया, ठीक है। बेसिक चीजें इसलिए बताई है ताकि आपको इसका नॉलेज होना लाजमी है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे कैसे सिस्टम को किन किन तरीकों से हैक किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मालवेयर थ्रेड्स के बारे में। ये भी आपको बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, इसके बारे में आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी नॉलेज और इसकी टाइप वगैरह सब कुछ बताना शुरू करता हूँ। तो हम बात करते हैं मालवेयर थ्रेड्स के बारे में। फ्रेंड, बेसिकली मालवेयर थ्रेड्स एक वायरस होता है जो कि एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हैकर सेंड करते हैं दूसरों को उनके सिस्टम को हैक करने के लिए। तो इनके बहुत सी टाइप होती हैं, मैंने आपको पहले भी वायरस की टाइप पे बताई हुई है, अगर जिसने नहीं देखा तो वो आपको मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ। टाइप ये होती है कि इंक्लूडिंग कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, वॉर्म होते हैं, ट्रोजन होते हैं, होर्ट्स होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, एडवेयर होते हैं, स्केवेयर होते हैं, और भी बहुत से होते हैं जो कि हैकर वायरस बना के दूसरों को अटैक करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं ये कैसे बनाए जाते हैं। ये बेसिकली कॉन्टेक्ट रखते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड, और एक स्क्रिप्ट होती है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट की जाती है। एक्टिव कंटेंट्स भी होते हैं और अदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिससे ये वायरस बना के दूसरों को अटैक किया जाता है उनके सिस्टम को हैक करने के लिए। फ्रेंड, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेलवेयर थ्रेड्स के एग्जीक्यूटेबल जो कोड होते हैं जिस पे स्क्रिप्ट बनाई जाती है, जो कि प्रोग्रामिंग से स्क्रिप्ट बनाई जाती है, इन पे एक बैकडोर भी होता है। फ्रेंड, ये बेसिकली सीक्रेट एक पार्ट क्रिएट करता है सिस्टम के अंदर एंट्री करने के लिए ताकि हैकर इसके अंदर जा सके। फ्रेंड, मैं आपको बफर ओवरफ्लो के बारे में भी बता दूं कि ये क्या होता है। फ्रेंड, बफर ओवरफ्लो बेसिकली एक मेथड होता है जिससे हैकर अटैक करते हैं, जिससे ये फायदा होता है कि मैलिशियस कमांड सिस्टम के ऊपर सेंड की
जाती है ताकि हमें उसकी बफरिंग मालूम हो सके। मतलब कि उसके सिस्टम के अंदर जितनी भी आवर रनिंग होगी बफरिंग की, वो हमें सब कुछ मालूम हो जाती है, जिसको हम बफर आवर फ्लो भी कहते हैं। फ्रेंड अब हम बात करते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये क्या होता है, जिसको हम DOS भी कहते हैं, डोस अटैक भी कहते हैं। फ्रेंड इसको इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम को जाम करने के लिए, उसको स्लो डाउन करने के लिए या फिर उसको लोडेड करने के लिए। डोस अटैक इसलिए किया जाता है ताकि उस पे फास्ट ट्रैफिक जनरेट हो जाए। फ्रेंड फास्ट ट्रैफिक क्या होती है? फास्ट ट्रैफिक उसको कहते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे 1 लाख विजिटर हमारी वेबसाइट पे शो हो, लेकिन वो हकीकत में नहीं होता, ये फेक होता है। फ्रेंड मिसाल के तौर पर अगर आपकी वेबसाइट पे 1 लाख विजिटर शो हो रहे हैं डोस अटैक करके, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। फ्रेंड इसको कहते हैं फास्ट ट्रैफिक। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप मेरी वेबसाइट को रोजाना देखते हैं, उस पे विजिट करते हैं, अगर उस पे डोस अटैक कर दे, 1 लाख या 2 लाख विजिटर उस पे कर दे डोस अटैक के जरिए, तो इससे ये होगा कि मेरी जो वेबसाइट होगी बहुत ज्यादा लोडेड हो जाएगी, जिससे लोडेड होने की वजह से वो मेरी वेबसाइट बंद भी हो सकती है, ब्लॉक भी हो सकती है, जिसको हम डोस अटैक कहते हैं। इससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर ये मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पे होती तो। फ्रेंड एक होता है ईमेल वॉर्म, जो कि ईमेल की एड्रेस के जरिए ये होता है। फ्रेंड ईमेल वॉर्म से ये हमें फायदा होता है कि इसकी वजह से हम किसी के भी ईमेल के मैसेज देख सकते हैं। फ्रेंड रूट एक्सेस क्या होता है? रूट एक्सेस बेसिकली कंप्यूटर के लेवल को हाईली पे लाकर उसको कंट्रोल करने के लिए। फ्रेंड रूट एक्सेस उसको भी कहते हैं जिससे हमें हर चीज की परमिशन मिल जाती है जो कि हम अपने सिस्टम पर नहीं कर पाते, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो अलाउ ही नहीं करता इस चीज को। तो अगर हम अपने सिस्टम को रूट कर दे तो हमें वो रूट एक्सेस मिल जाती है, जिससे हम ऑल टू ऑल चीज को परमिशन दे सकते हैं, परमिशन देकर उसको काम पे ला सकते हैं। बेसिकली रूट एक्सेस क्या होता है? इसको यूज किया जाता है सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि आप यूज करते होंगे टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर, 2 मशीन या 2 फ्रेंड मिलकर एक दूसरे के सिस्टम को कंट्रोल कर पाए, पासवर्ड ईमेल यानी आईडी को यूज कर एक दूसरे के सिस्टम को कंट्रोल कर पाए। लेकिन रूट एक्सेस में ये होता है कि पीछे बैक हैंड में सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है और विक्टिम को पता ही नहीं चलता। अब बात करते हैं कि रूट किट क्या होता है। रूट किट एक सेटअप होता है बेसिकली जिसको हम सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। बने बनाए सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम दूसरे के सिस्टम को हैक करके कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि रैट की बात कर रहा हूँ, जो कि हम पेलोड इंजेक्ट करके दूसरों को सेंड करते हैं। स्क्रिप्ट उसको कहते हैं जो कि दूसरी किस्म की स्क्रिप्ट होती है जिसका यूज करके हैकर अटैक करता है दूसरे के सिस्टम पर। अब बात करते हैं सेक्शन हाईजैकिंग की। फ्रेंड ये बेसिकली नेटवर्क के ऊपर यूज किया जाता है सेक्शन हाईजैकिंग करने के लिए। जो भी इंटरनेट के अंदर ट्रांसमिशन होती है, पैकेट्स की ट्रैवलिंग होती है, ये उन सबको इजीली चेक आउट कर लेता है सेशन के अंदर। और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? फ्रेंड बेसिकली ट्रोजन हॉर्स हम जब भी किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करने की कोशिश करते हैं तो ट्रोजन हॉर्स का काम ये होता है कि हम अपनी विंडोज के अंदर होस्ट फाइल के अंदर उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। बेसिकली ट्रोजन हॉर्स इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है। ये अटैक करता है कंप्यूटर सिस्टम पर, यूजर पर, और उस सिस्टम के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को ले लेता है। फ्रेंड इसी तरह से 1000 किस्म के थ्रेड्स हैं। हर थ्रेड्स का अपना अपना किरदार होता है, अपना अपना काम करने का किरदार होता है। फ्रेंड मैं आपको एक राज की बात भी बताता हूँ, शायद ही ये आप जानते हो। जो मेलवेयर होते हैं 32,000 क्रिएट किए जाते हैं हैकर के थ्रू, वो भी डेली 32,000 की तादाद में मेलवेयर अलग अलग किस्म के। तो फ्रेंड बहुत सी ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि एंटीवायरस बनाती हैं। वो इन थ्रेड का तोड़ निकाल कर एंटीवायरस बनाती है ताकि जो भी हम पेलोड इंजेक्ट करें तो वो एंटीवायरस इसको पकड़ ले, मतलब कोई भी थ्रेड को इंस्टॉल करने ना दे, सिस्टम में घुसने ना दे। ये चैलेंज हो रहा है आजकल हैकर के दरमियान और इन एंटीवायरस कंपनी के दरमियान। हैकर अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करते हैं कि कोई भी एंटीवायरस हमारे थ्रेड को पकड़ ना पाए, लेकिन कंपनियां का चैलेंज ये होता है कि कोई भी हैकर कोई भी थ्रेड बनाएगा, कोई भी वायरस बनाएगा तो हमारा एंटीवायरस उसको जरूर पकड़े। फ्रेंड हैकर जो होते हैं वो इलीगल काम करते हैं और जो एंटीवायरस वाली जो कंपनियां होती हैं वो लीगली काम करती हैं। उनका चैलेंज चलता रहता है और चलता रहेगा। जो कंपनियां होगी वो थ्रेड का तोड़ निकालती रहेंगी। फ्रेंड अगर आपके सिस्टम में काफी पुराना एंटीवायरस इंस्टॉल है, 2000,
15 का है या फिर 16 का है या फिर 17 का है या फिर अभी 18 का शुरू हुआ है, तो अगर लेटेस्ट थ्रेड अपडेट हो के आपके सिस्टम पे आया तो आपका जो एंटीवायरस होगा उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि थ्रेड्स जो होते हैं वो भी लेटेस्ट आ रही है, अपडेट हो रही है, जो कि एंटीवायरस भी ना पकड़ पाए। तो अगर आपका एंटीवायरस अपडेट होगा तो उसको जो थ्रेड नया आएगा जो आपको सेंड किए होंगे तो वो एंटीवायरस उस थ्रेड को पकड़ने की काबिलियत रखेगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि अपने जो एंटीवायरस को जो है आपके विंडोज के जो मैलवेयर है उसको अपडेट रखिए, और जो भी कोई आप एंटीवायरस अपने सिस्टम पे रखा हुआ है तो उसको भी अपडेट रखिए ताकि आपका सिस्टम हैक होने से बच जाए। आई होप कि आपको इस पार्ट की काफी ज्यादा अच्छी समझ लगी होगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं स्नैपिंग के बारे में। आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा इल्म होना चाहिए। आर्टिकल हैकिंग में अगर आप हैं या फिर इस हैकिंग की फील्ड में हैं तो आपको स्नैपिंग का बहुत ज्यादा पता होना चाहिए ये क्या है। इसके बारे में कंप्लीट आपको मैं आज बताऊंगा, तो आपने कुछ भी मिस नहीं करना। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा स्नैपिंग क्या होता है, इसका इस्तेमाल करके हमें क्या फायदा होता है और स्नैपिंग कौन लोग यूज करते हैं और कर रहे हैं। फ्रेंड, सबसे पहले बता दूं कि स्नैपिंग जो है आर्टिकल हैकिंग का सबसे बड़ा और बेस इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको इसका नॉलेज और ऑल इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। स्नैपिंग जो है एक इंटरसेक्शन टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं। फ्रेंड, नेटवर्क को मॉनिटरिंग मोड में हम क्या क्या करते हैं, जैसा कि हम नेटवर्क पे देखते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, लाइक टेलनेट हो गया, FTP हो गया, NNTP हो गया, SMTP हो गया, HTTP हो गया, IMAP हो गया। इन सब प्रोटोकॉल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हम FTP को फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम FTP प्रोटोकॉल कहते हैं। हम अपने लोकल सिस्टम से अपनी फाइल को ट्रांसफर करते हैं लोकल सर्वर की तरफ, इसको हम FTP प्रोटोकॉल कहते हैं। फ्रेंड, हम SMTP को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ईमेल को सेंड कर पाए वन प्लेस से अदर प्लेस पे, मतलब एक जगह से बहुत सी दूसरी जगह पे हम सेंड कर पाए, इसलिए हम इसको SMTP कहते हैं। फ्रेंड, हम HTTP को किस लिए यूज करते हैं? फ्रेंड, हम HTTP प्रोटोकॉल को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजें, ताकि वो जितने भी कंटेंट वगैरह होते हैं उसको डिस्प्ले कर पाए। उसको हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि वो डिस्प्ले कर पाए, इसलिए हम HTTP को यूज करते हैं। IMP प्रोटोकॉल और जितने भी बाकी प्रोटोकॉल हैं हम इसको इसलिए इस्तेमाल भी लाते हैं क्योंकि जो पासवर्ड होते हैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्नैपिंग क्या करता है? स्नैपिंग ये करता है जितने भी ये पासवर्ड होते हैं इनको ये कन्वर्ट करता है क्लियर टेक्स्ट में। फ्रेंड्स, स्नैपिंग जो है अच्छी चीजों के लिए भी यूज किया जाता है और बुरी चीजों के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब कि इसको लीगली भी यूज किया जाता है और इलीगली भी यूज किया जाता है। स्नैपिंग जो है नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, नेटवर्क की सिक्योरिटी को मॉनिटर करते हैं और इसको इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए भी यूज किया जाता है। किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए, नेटवर्क की सिक्योरिटी को लीगली बाईपास करने के लिए और नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए भी इसको यूज पे लाया जाता है। फ्रेंड, आप मुझसे अब ये पूछेंगे कि नेटवर्क ट्रैफिक क्या होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेटवर्क ट्रैफिक वो होती है जो कि नेटवर्क के ऊपर जितने भी डाटा होगा, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे कि हम मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ट्रेवल करती है नेटवर्क के ऊपर। अगर मैं किसी नंबर पर कॉल करता हूँ और जिस नंबर पे मैंने कॉल की है, जो मैं नंबर यूज करूंगा कॉल के दौरान, वो नंबर हमारा डेस्टिनेशन होगा और जिस मोबाइल से ये कॉल जाएगी वो हमारा सोर्स होगा। और सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन वो जो ट्रेवल करती है उन सब इंफॉर्मेशन को लीगली यूज किया जाता है और इलीगल भी यूज किया जाता है। जो लीगल यूज करते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और जो इलीगल यूज करते हैं वो लोग होते हैं हैकर्स। फ्रेंड, जो स्नैपिंग जो होती है वो हमारे सामने दो फॉर्म के अंदर सामने नजर आती है। फर्स्ट फॉर्म में जो हमें नजर आती है उसको हम कहते हैं कमांड लाइन यूटिली, और जो दूसरी फॉर्म में हमें जो नजर आती है उसको हम ग्राफिक इंटरफेस कहते हैं, जिसको हम GUI भी कहते हैं। अक्सर आपने ये नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, GUI। ये क्या होता है? ये आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल भी देखने को भी मिलते हैं जो कि लिखा होता है GUI कैपिटल में। इसको हम ग्राफिक इंटरफेस कहते हैं। यह हमारे सामने एक टेबल बना होता है जिसपे हमें सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है नेटवर्क की, और हम कमांड लाइन में क्या करते हैं कि उस पे हम कमांड एक्सेस करके इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं।
फ्रेंड, और जितने भी प्रोफेशनल सिक्योरिटी क्रैकर होते हैं, जितने भी बड़े बड़े जो क्रैकर होते हैं, वो सारे हैकर और क्रैकर सारे यही सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, मतलब वो स्नैपिंग को यूज करते हैं, तब ही वो बड़े क्रैकर और हैकर कहलाते हैं। और मैं आने वाली वीडियो में इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा और इसके डाउनलोड के लिंक जो होंगे सॉफ्टवेयर के, हो सकता है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है। फ्रेंड, मैं आपको एक और बात बता दूं कि स्नैपिंग में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं पैकेट एनालाइजर, आल्सो एज यू नो अ नेटवर्क एनालाइजर। फ्रेंड, मीन के जो के प्रोटोकॉल के नेटवर्क को एनालाइजर करता है और वो नेटवर्क के टाइप को भी मॉनिटर करता है, जिसपे हमारे पास इथरनेट स्नाइपर होता है और वायरलेस स्नाइपर होता है। फ्रेंड, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कि डिजिटली मॉनिटर करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर भी करते हैं। फ्रेंड, ये बेसिकली नेटवर्क एनालाइजर पैकेट एनालाइजर होता है जो कि प्रोटोकॉल के थ्रू ही प्रोटेक्ट किया जाता है। फ्रेंड, आने वाली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कि इसको कैसे यूज पे लाया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है और इसको कैसे ग्राफिकली इसको यूज पे किसी की सिक्योरिटी को ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं। ये आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। कौन कौन इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है? अगर आप हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं करवाऊंगा और मैं करूंगा। फ्रेंड, अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा, सोशल इंजीनियरिंग टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग टॉपिक की। अब मैं आपको बताऊंगा सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, इसके बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो आपने कुछ भी मिस नहीं करना, कोई भी स्किप नहीं करना किसी भी चीज को। तो हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। फ्रेंड, सोशल इंजीनियरिंग एक आर्ट है जिसमें बहुत से पीपल को मैनिपुलेटिंग किया जाता है, जिसमें टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। ये एक आर्ट है लोगों को मैनिपुलेट करने की। लोगों को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है? लोगों से बात करके कुछ ऐसा करना कि उसके जरिए उसकी हम सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाल पाए। बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग भी एक फील्ड होती है जिसमें वो यूज करते हैं सोशल एक्टिविटी उस विक्टिम की जिसको वो हैक करना चाहते हैं। फ्रेंड, मिसाल के तौर पर के उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से वो कलेक्ट करेगा, जैसे कि वो कर सकता है फेसबुक के अबाउट से उसकी इंफॉर्मेशन ले ली, ट्विटर से उसकी इंफॉर्मेशन ले ली, या कहीं से भी उसकी इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन में ये होगा कि उसका नाम ये है, ये यहाँ पर रहता है, इसका एड्रेस वगैरह, मतलब इस तरह से किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। फिर वो उस पर्सन से, उस विक्टिम से बात करता है, फिर उसका ट्रस्ट अगेन करता है, मतलब उसको यकीन करवाता है, मैनिपुलेट करता है, मतलब कि उसके साथ वो बहुत अच्छी बातें करेगा, बहुत ज्यादा अच्छा एटीट्यूड दिखाएगा, उसको मस्के वगैरह लगाएगा, वो अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करेगा, जिससे आप उसको बिलीव करना शुरू कर देंगे। जिससे ये होगा कि वो आपसे आपके अकाउंट का पासवर्ड मांगता है या फिर आपके बैंक का पासवर्ड मांगता है, तो आप उसको पासवर्ड दे देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास HBL का क्रेडिट कार्ड है, अगर वो मुझसे वो कार्ड मांगता है और पिन भी मांगता है तो मैं उसको दे देता हूँ। अगर वो जस्ट वो ये कहता है कि मैंने जस्ट आपका कार्ड देखना है, आपके पास कैसा कार्ड है, मैंने जस्ट देखना है, देन उसके पास वो ये करता है कि उसका कार्ड को यूज करता है, इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करके वो बहुत सी चीजों को बाय करता है, जो करना चाहे वो करता है। देन उसके बाद ये होता है कि वो आपके पैसों का इस्तेमाल करता है। जब आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, इस्तेमाल हो गए हैं, तो आप बैंक के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। लेकिन वो ये कुछ नहीं कर पाएंगे कि आपने उसको कार्ड नंबर क्यों दिया। वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि इसमें गलती हमारी है, इसमें गलती आपकी होगी, रियल में गलती आपकी होगी। वो कुछ नहीं कर पाएंगे बैंक वाले, क्योंकि वो यही कहेंगे कि आपकी परमिशन से ही उसने आपके अकाउंट को एक्सेस किया है, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की जाती है, जो कि क्रिमिनल लोग यूज करते हैं। जो क्रिमिनल लोग होते हैं ये चीजों को वो ही यूज करते हैं। आपको एक और मिसाल देता हूँ आसान वाली, कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जीतो पाकिस्तान के नाम से शो हो रहे हैं, या बहुत से ऐसे शो होते हैं जो कि आपको कॉल करके कहते हैं कि आपका 5 लाख का इनाम निकला है, आपकी गाड़ी निकली है, तो आप हमें अपनी डिटेल वगैरह दे, अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर दे, अपना नाम बताइए, आपके सिम के जो 8 डिजिट्स हैं, जो पूछते हैं सिम निकाल के बताइए, वो तो आपने बिल्कुल नहीं बताना, क्योंकि उससे आपकी सिम क्लोन भी हो सकती
सकती है, या फिर वो ये कह सकते हैं कि हम आपके बैंक अकाउंट से बात कर रहे हैं तो हमने आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, अपडेट करना है, या बहुत कुछ कहते हैं। तो अपना पिन बताइए क्रेडिट कार्ड का, या फिर वो आपका अकाउंट लॉगिन पासवर्ड पूछते हैं, हमने डिटेल वगैरह ऐड करनी है आपके रिलेटिव। तो ऐसा बहुत कुछ पूछते हैं। अगर ऐसी बात हो तो आप बैंक जाया करें, ठीक है। अगर आपको ऐसी वैसी कॉल आती है तो आप बिल्कुल भी अपनी डिटेल वगैरह किसी को दिया ना करें। किसी की लालच पे आकर आप किसी भी चीज की लालच पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों को डिटेल देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप हैक हो जाते हैं, आपकी डिटेल वगैरह निकली जाती है। उससे वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में यही सब कुछ हो रहा है कि आपको कोई ना कोई कॉल करके ये जरूर बताता है कि आपका इतना इनाम निकला है, या फिर हम आपकी कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं, हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, हमने इस ऑफिस से फोन किया है, बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन वो जब भी डिटेल मांगे तो आप उनके कंपनी के हेडलाइन नंबर से बात करें, अगर हकीकत में है तो ऐसा कुछ। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि आपके साथ सोशल इंजीनियरिंग कर रखे होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की एक्टिविटी कर रखे होते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर्टी को हैक किया जाता है। अगर ये क्रिमिनल पकड़े जाए तो हर कंट्री के कानून के मुताबिक इसकी सजा भी है, इसके चार्जेस भी है। फ्रेंड, ये हर कंट्री का कानून है कि जो भी सोशल इंजीनियरिंग एक्टिविटी से किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन निकालेगा या हैक करने कुछ भी करेगा, अगर वो पकड़े जाए तो उनको चार्जेस भी देने होंगे और उनको सजा भी मिलेगी कानून के मुताबिक। तो पाकिस्तान में ये कानून है। अगर आपका कोई ऐसी वैसी कॉल करता है, अगर वो ऐसी वैसी डिटेल मांगता है, तो उसका नंबर आप किसी साइबर सिक्योरिटी वाले को दें, ताकि वो पता करे ये कौन लोग हैं। देखिए, अगर कोई भी आपको ऐसी वैसी कोई कंपनी से कॉल आएगी तो उसके नंबर से पता चल जाता है कि ये कंपनी का नंबर है या फिर किसी और का। देखिए, सोशल एक्टिविटी के लिए वो बहुत से नंबर यूज कर सकता है, वर्चुअल नंबर का भी यूज कर सकता है, स्पूफ कॉल का भी यूज कर सकता है, कॉल फॉरवर्डिंग भी यूज कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है आपने। लेकिन अपनी डिटेल वगैरह किसी को नहीं देनी, जिससे आप हैक हो जाए, जिससे आपको बाद में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये बात आपने हमेशा मेरी याद रखनी है। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ लगी होगी कि सोशल इंजीनियरिंग किसको कहते हैं, इससे हमें क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब जिसको आप डोस अटैक कहते हैं। हकीकत में इसको डोस अटैक नहीं कहा जाता, इसको कहते हैं DOS अटैक शॉर्ट फॉर्म, और ये फुल फॉर्म है इसकी डिनाइड ऑफ सर्विस। फ्रेंड, इसके बारे में मैं आपके साथ पहले भी ये बात कर चुका हूँ इस टॉपिक पर, लेकिन आपको इसका इतना खास पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके क्या नुकसान है और क्या इसके फायदे हैं। डोस अटैक एक साइबर का अटैक होता है जो कि इंटरनेट पर होता है, जो कि एक मशीन और नेटवर्क के ऊपर किया जाता है। फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड था जो कि उसने एक किसी वेबसाइट से होस्टिंग ली थी, और जिसकी वेबसाइट में डोस अटैक हुआ, उस वेबसाइट कंपनी के पास 1000 से भी ज्यादा डोमेन थे विद होस्टिंग के साथ। 5000 वेबसाइटें हैं जिस कंपनी से सबने होस्टिंग ली हुई है। जैसे कि मेरा फ्रेंड बिजनेस कर रहा था, मतलब अभी भी करता है, पहले वो करता था 15 से 20 हजार तक कमा लेता था। बहुत सी कंपनियां वेबसाइट पर बिजनेस करती हैं, कुछ कंपनियां 5000 करती है, 50 लाख भी करती हैं, बहुत ज्यादा। मतलब आप सोच नहीं सकते जितनी बड़ी वेबसाइट होगी वो उतना ज्यादा बिजनेस करती है। फ्रेंड, 15 से 20 हजार जो दिन पर कमाते हैं वेबसाइटें, बहुत बड़ी वेबसाइटें होती हैं, और ये वेबसाइटें 4-5 घंटे के लिए बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे फ्रेंड का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने होस्टिंग ली हुई थी जिस कंपनी की वेबसाइट से, उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कंपनियां तो उसका नुकसान बढ़ के नहीं दे सकती थी जिससे उन्होंने होस्टिंग ली हुई थी। तो डोस अटैक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कितना ज्यादा डेंजरस है। डोस अटैक तब भी किया जाता है कि जब किसी की वेबसाइट अप हो रही हो, मतलब कोई वेबसाइट ग्रो कर रही हो, ऊपर जा रही हो दूसरी वेबसाइटों से, तो उसको डाउन करने के लिए उसके
कि उसके ऊपर डोस अटैक करते हैं, जिससे ये होता है कि उसकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वेबसाइटें बंद भी हो जाती है। ये मत सोचिए कि अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर डोस अटैक करते हैं तो आप सेफ रहेंगे। देखिए, डोस अटैक करना भी इलीगल है, ये लीगल नहीं होता। डोस अटैक करना, डोस अटैक हमेशा इलीगल ही होता है। अगर आप किसी की वेबसाइट को ही डाउन कर देंगे तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप मेरी बात को समझिए, कभी भी आप डोस अटैक किसी वेबसाइट पे ना करें। अगर आप डोस अटैक प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, जिस पेनिट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपकी वेबसाइट बनाए, अपनी वेबसाइटों पे करें। या फिर बहुत सी ऐसी वेबसाइटें होती है जिसपे हम डोस अटैक करते हैं, वो इलीगल नहीं होती। आपको वेबसाइटें मिल जाएगी जो कि इलीगल ना हो। आप कभी भी किसी वेबसाइट के ऊपर डोस अटैक ना करें जो कि इलीगल ना हो। आप हमेशा लीगल वेबसाइटों पर ही डोस अटैक कर सकते हैं। अगर आप गलती से किसी बड़ी कंपनी को टारगेट करके उसकी वेबसाइट पे डोस अटैक करेंगे, अगर वो वेबसाइट जितने मिनट के लिए बंद होगी या जितने घंटों के लिए बंद होगी, और जो भी उनका नुकसान होगा और जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने चार्जेस आप पर लगेंगे। तो डोस अटैक के बारे में ये आप जेल से निकाल दे। मैं डोस अटैक आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको डोस अटैक का पता होना चाहिए, डोस अटैक क्या होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डोस अटैक से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। बहुत से फ्रेंड ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि अगर डोस अटैक का मतलब ये है कि किसी वेबसाइट की ट्रैफिक को पूरा कर दे, मतलब कि उसके जितने भी विजिटर होते हैं उसके लिमिट के मुताबिक पूरा कर दे। जितनी भी वेबसाइट सपोर्ट कर सकती है, जैसे कि 2000 सपोर्ट कर सकती है, अगर किसी की वेबसाइट पे 2000 विजिटर एक वक्त पर आ जाए तो उसकी वेबसाइट डाउन हो जाती है या बंद भी हो जाती है। अगर उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि गूगल भी बहुत बड़ी एक वेबसाइट है, उस पे दिन में एक वक्त में लाखों करोड़ लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो वो वेबसाइट क्यों नहीं बंद हुई? तो उसका जवाब ये है कि पहले ये होता था कि गूगल कभी कभार